तो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेनजी थेसिस में। और मेरा नाम है सुधीर, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर। ठीक है, तो चलिए बेटा, आपका वक्त ना जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई ने वो क्या बड़े चेंजेस किए हैं उनको हम समझेंगे। तो बेटा याद रखिए कि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अनाउंस कर दिया है डेट शीट के साथ कि इस साल यानी सेशन 2025-26 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 और क्लास 12 के जो होने वाले हैं वो दो फेजेस में होने वाले हैं। बिल्कुल बेटा, आप सही सुन रहे हो, दो फेजेस में। तो चलिए बेटा, इसी चीज को डिटेल में समझते हैं कि सीबीएसई ने वो क्या चेंजेस करे हैं इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो आपके सामने देखिए बेटा, सीबीएसई ने जो 9 पेजेस का इतना बड़ा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, तो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है इसमें, क्या चेंजेस है और क्या चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो जरा समझिए बेटा, ये देखिए जरा, सीबीएसई ने डेट शीट तक क्या कर दी है बेटा, अनाउंस कर दी है पहले से ही। पिछली साल जो आपने एग्जामिनेशन दिए उसमें आपको नहीं पता होता था बेटा कि स्टार्टिंग में कि कब हमें एग्जाम देने हैं, बिल्कुल लास्ट में जाकर आपकी डेट शीट आती थी, और कब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा वो भी नहीं पता होता था। लेकिन बेटा सीबीएसई ने इस साल क्या किया है कि आपको डेट शीट भी पहले दे दी, प्लस किस दिन रिजल्ट आएगा वो डेट भी आपको अभी से मेंशन करके दी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, बिल्कुल लग जाना है अपनी स्टडीज में, और बिना टाइम वेस्ट करे जो भी गाइडलाइंस होंगी उनको बिना बेटा सोचे हुए आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो चलिए बेटा समझते हैं कि असल में सीबीएसई ने क्या बोला है। ठीक है, तो देखिए जरा, मैं आपको बिल्कुल बेटा जो 9 पेज का स्टेटमेंट जो दिया है सीबीएसई ने उसको समराइज कर यहाँ पर एक पेज पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बेटा कि जो 2025 और 26 के जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के, तो वो बेटा किसमें होंगे, दो फेजेस में, एक तो फेज 1 और दूसरा फेज 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिए बेटा कि फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है। फेज 1 आपका नॉर्मली उसी तरीके से एग्जाम होने वाला है जो हर साल आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, यानी जो आप फरवरी और मार्च में एग्जाम देते हो बोर्ड का, उसी तरीके से आपका बेटा फेज 1 होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है बेटा फेज 2 की। अब फेज 2 आपके लिए कंप्लीटली ऑप्शनल होने वाला है, यानी ये कोई भी जरूरी नहीं है। अगर स्टूडेंट का मन है, अगर उसे लगता है कि मुझे फेज 2 देने की नीड है, तो बेटा वो फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकता है, वरना अगर नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेज 1 जो है बेटा वो कंपलसरी है। जिस तरीके से हर साल आप बोर्ड के पेपर देते हुए आए हो, जिस तरीके से उसका रिजल्ट आता है, सारी चीजें वही सेम रहने वाली हैं फेज 1। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं बेटा कि फेज 1 हमारा कौन सी डेट में होगा। तो सबसे देखो बेटा, सीबीएसई ने बता दिया है कि 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये आपके फेज 1 के एग्जाम होने वाले हैं। और फेज 1 के एग्जाम की जो डेट शीट है वो भी आपको दे रखी है बेटा, जरा देखिए। 17 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम होगा, 21 फरवरी को एसएसटी का, 25 फरवरी को साइंस का, 27 को हिंदी और 2 मार्च को इंग्लिश का। ठीक है, तो ये डेट शीट बेटा आपकी फेज 1 की है। किसकी है, फेज 1 की। ठीक है, और जो फेज 1 का जब बेटा आप एग्जामिनेशन दे दोगे तो आपका रिजल्ट भी कब अनाउंस होगा, 20 अप्रैल। कब होगा बेटा, 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। यानी आपको 20 अप्रैल को यह पता लग जाएगा बेटा कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा है, कितना नहीं है, आप अपने रिजल्ट से कितने सेटिस्फाई हो, कितने नहीं हो। आपको यानी 20 अप्रैल को यह पता लग जाएगा बेटा कि हमें फेज 2 अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप अपने नंबर से, रिजल्ट से सेटिस्फाई हो, आपको लगता है कि मेरे इतने आने चाहिए और मेरे सही नंबर आए हैं, तो आपको बेटा फेज 2 देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे फेज 1 में जो है रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आया, मार्क्स कम रह गए, पूरे ओवरऑल मार्क्स कम रह गए या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में कम रह गए, तो बेटा आप फेज 2 में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए मैंने फेज 1 में एग्जाम दिया। अब फेज 1 में एग्जाम देने के बाद जो मेरी परसेंटेज आई वो आई बेटा 70%। कितनी आ गई, 70%। अब 70% से आप खुश नहीं हो, आपको लगता है कि 70% कहीं ना कहीं बेटा आपके लिए कम है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा कि दोबारा से फेज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो और फेज 2 में एग्जाम दे सकते हो। और फेज 2 में अगर आपकी आ जाती है 80%, तो बेटा जो आपका रिजल्ट बनेगा वो किससे बनेगा, जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, जैसे कि 80%। ठीक है, फेज 1 में आपके 70% आए, फेज 2 में आपके बढ़कर कितने हो गए बेटा, 80%। तो आपके रिजल्ट पर जो भी नंबर आएंगे वो आपके कहां से आएंगे बेटा, फेज 2 से, यानी 80% का आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है, तो मान लीजिए अगर आपके फेज 1 में मार्क्स आ गए 80%, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है मेरे 90% आने चाहिए थे, और आपने फेज 2 के लिए अप्लाई कर दिया, और फेज 2 में अगर किसी कारणवश आपके जो मार्क्स रह गए बेटा 75%, यानी फेज 2 में फेज 1 के कंपैरिजन आपके मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए, तो वहां पर क्या होगा बेटा, तब भी आपके बेस्ट ही लिए जाएंगे। यानी
75 और 80% में से आपका फेज 1 का रिजल्ट बेटर है तो आपके रिपोर्ट कार्ड पर बेटा 80% ही मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए बेटा बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है कि अगर हम पहले फेज में अच्छा करते हैं वो दूसरे फेज में अगर हमसे अच्छा नहीं हो पाता है तो कहीं हमारा रिजल्ट डिक्रीज ना हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा बेटा। वहां पर आपके बेस्ट मार्क्स लिए जाएंगे और उसी से आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेटा, ये तो ओवरऑल परसेंटेज की बात हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर फेज 1 में हमने जितने भी एग्जाम दिए हमारे सारे सब्जेक्ट में अच्छे, लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने नंबर कम लग रहे हैं, तो मान लीजिए आपके मैथ्स में या साइंस में किसी में ही बेटा आपके मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 80 और आपको लग रहा है कि मेरे ज्यादा आने चाहिए, तो आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का भी बेटा अप्लाई कर सकते हो फेज 2 के अंदर। यानी फेज 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप साइंस या फिर मैथ या फिर किसी भी एक या दो सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जितने का भी आप चाहो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी एग्जाम दोबारा से दे सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए बेटा यहाँ पर सभी के मार्क्स सेम थे लेकिन आपके मैथ्स में कम थे, तो मैथ्स का एग्जाम फेज 2 में देकर आप उन बेस्ट मार्क्स को क्या कर सकते हो, रिजल्ट में ऐड करा सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा एक प्रोसीजर रहेगा आपका फेज 1 और फेज 2 एग्जामिनेशन का। तो ये आपके लिए बेटा एक अच्छी चीज है कि यहाँ आपको 2 मौके मिल रहे हैं, यहाँ आपको 2 मौके मिल रहे हैं कि किसी कारणवश आप फेज 1 में अच्छा नहीं कर पाए, घर में शादी आ गई या आप बीमार पड़ गए या आप कहीं चले गए या आप एब्सेंट हो गए या कुछ भी, तो वहां पर बेटा आप फेज 2 में अपनी ये गलतियों को क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी बेटा, यहाँ पर सीबीएसई ने आपके लिए ये कुछ अच्छा ही सोचा है। तो यहाँ पर आपका एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको दूसरा मौका भी दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि फेज 1 का रिजल्ट ये आ गया हमारा 20 अप्रैल को, और फेज 2 अब जरा देखिए बेटा, फेज 2 की डेट शीट भी दे रखी है। फेज 2 आपका कब से कब होगा, 5 मई से लेकर 20 मई तक, 5 मई से लेकर 20 मई तक। और 5 मई और 20 मई के बीच में जो आपकी डेट शीट है बेटा, किस किस डेट को कौन से पेपर होने वाले हैं, तो वो भी डेट शीट आपके सामने। 5 को सॉरी इसको 21 कर लेना बेटा, 5 से लेकर 21 21। ठीक है, तो जरा देखिए बेटा डेट शीट आपके सामने है। अब डेट शीट में क्या दे रखा है कि 5 मई को मैथ्स का, 9 को एसएसटी का, 13 से साइंस, 18 मई हिंदी और 21 मई इंग्लिश। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो कब आएगा हमारा, 30 जून। कब आएगा, 30 जून। ठीक है, तो अब जरा देखिए बेटा इस तरीके से फेज 1 और फेज 2 के आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, अब यहाँ पर अगर आपको फेज 2 के लिए अप्लाई करना है, मान लो आपने फेज 1 दे दिया और आपको लग रहा है कि फेज 2 के लिए अप्लाई करना है, तो आप कब अप्लाई कर सकते हो बेटा, 25 अप्रैल को। जरा देखो यहाँ पर 20 अप्रैल को फेज 1 का रिजल्ट आया, यानी 20 अप्रैल को आपको पता लग जाएगा बेटा कि आपको किस सब्जेक्ट में बेटा फेज 2 के लिए अप्लाई करना है। तो आपको 5 दिन का मौका मिलेगा बेटा, 5 दिन के अंदर आपके फॉर्म्स की जो साइट होगी वो ओपन हो जाएगी और 25 अप्रैल से आप क्या कर पाओगे, फेज 2 के लिए अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर याद रखना बेटा कि पर सब्जेक्ट की जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 700। कितनी लगेगी बेटा, 700। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 700, 2 के लिए करते हो तो 1400, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर आपने फेज 2 के लिए भी अप्लाई कर दिया, फेज 2 का रिजल्ट आ गया आपका 30 जून को, और 30 जून के बाद आप क्या होगा बेटा कि फाइनल रिजल्ट जो भी होगा आपका वो आपके हाथों में होगा। तो यह आपके लिए बेटा बेनिफिट वाली बात है कि आपको 2 मौके दिए जा रहे हैं, तो आप इसका बेटा अच्छे से क्या करोगे, बिल्कुल फायदा उठाओगे और एकदम से पढ़ाई में क्या करिए बेटा, लग जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि सीबीएसई ने जो ये फेज 1 और फेज 2 किए हैं, यानी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2 फेजेस में कर दिए हैं, तो क्या बेटा सीबीएसई सच में इतना आसान कर देगी एग्जामिनेशन? तो आपका जवाब है बेटा नहीं। यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं 2024 और 2025 के एग्जामिनेशन की, तो जरा देखिए बेटा 2024 में क्या हुआ था कि सीबीएसई ने एग्जामिनेशन जो था, सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन था तो थोड़ा कैसा था बेटा, हार्ड पेपर, कैसा था, थोड़ा हार्ड, लेकिन इसकी चेकिंग कैसी करी थी, इजी करी थी। लेकिन इसकी चेकिंग कैसी करी, इजी करी। ठीक है, तो यहां पर बेटा जो नॉर्मलाइज मार्क्स होकर 2024 में जो बच्चों का रिजल्ट था वो कैसा आया, बेटर आया। ठीक है, लेकिन 2025 में बेटा क्या हो गया कि पेपर भी हार्ड आया, प्लस उसकी जो चेकिंग थी वो भी क्या कर दी बेटा, हार्ड कर दी। उसकी चेकिंग भी क्या कर दी, हार्ड कर दी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपियां थी वो किसने चेक करी थी बेटा, थर्ड पार्टी। यानी सीबीएसई ने खुद चेक नहीं करी थी, वो आपकी थर्ड पार्टी ने चेक करी थी, जिसकी वजह से जो चेकिंग थी वो क्या हो गई, थोड़ी हार्ड हो गई और बच्चों का रिजल्ट थोड़ा गिर गया। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यही चीजें फॉलो होंगी, 2026 में चीजें आसान हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है बेटा कि अगर सीबीएसई आपको इतनी रियायत दे रही है कि आपके एग्जामिनेशन 2 फेजेस पे कंडक्ट करा रही है, तो कहीं ना कहीं बेटा जो आपका बोर्ड का पेपर का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो, क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। हाँ बेटा बिल्कुल आप सही सुन रहे हो,
पेपर का लेवल इंक्रीज कर देगी। और सीबीएसई ने ये बकायदा कहा भी है बेटा कि आप अपना लेवल थोड़ा सा क्या कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, हम अपने पेपर का लेवल नीचे नहीं गिराएंगे। तो बेटा सीधी सी बात बेटा ये है कि सीबीएसई जिस भी तरह का पेपर बनाएगी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसमें कोई भी बहाना नहीं दे सकते, दूसरों के ऊपर दोष नहीं डाल सकते। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो बेटा अपने आप को तैयार कर लीजिए अभी से, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बढ़ने वाला है। आपके लिए पेपर का लेवल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अब बढ़ने वाला है बेटा तो उसका सोल्यूशन भी होगा कुछ, तो बिल्कुल बेटा उसका सोल्यूशन भी है। तो अब चलिए बेटा मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आपको 95 प्लस ला सकते हो। ठीक है, तो जरा देखिए सबसे पहली चीज प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो हर साल आपकी प्रायोरिटी रहती है और आगे भी सीबीएसई के एग्जामिनेशन में रहनी चाहिए, वो है बेटा हमारी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को आपको इस तरीके से पढ़ना है बेटा, लाइन वाइज लाइन पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसके हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो बेटा तो 70 से 80% मार्क्स तो आपके यहीं से आ जाने हैं, क्योंकि हर साल एनसीईआरटी से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, चाहे वो कोई भी हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो, एसएसटी की हो, किसी की भी हो बेटा, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। प्लस इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं। प्लस इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अलग होते हैं बेटा, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक अलग होती है। तो आपको यहां से भी क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये तो बात होगी बेटा कि आप मैथ्स में ऐसा करते हो, साइंस में आपके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा, कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही अंदर होते हैं बेटा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। प्लस इसके अलावा बेटा जो आपके क्या होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा टोटल मिला के बात ये है कि एनसीईआरटी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पलर्स, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी आपको कवर बहुत अच्छे से कर ली। अब बात आती है बेटा कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, तो आपका आंसर है बेटा नहीं। इस बार अगर बोर्ड का जो लेवल है इंक्रीज हो रहा है तो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं रहेगी बेटा। इसके अलावा भी आपको कई सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि हम बात करेंगे अभी, जैसे कि हम बात करेंगे बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीबीएसई एग्जामिनेशन के अंदर इनमें से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे बेटा, वो बनेंगे हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा बेटा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बेटा आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अलावा बेटा आपको क्या पढ़ने हैं बेटा, आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं 2026 के बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। अब इनको आप क्लियर कैसे करोगे बेटा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने बेटा, तब जाकर आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। उसके अलावा बेटा अपने पास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज उठा लीजिए बेटा, पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं। प्लस बेटा यहां पर सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं जो हर साल बच्चे मिस करते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर। हर साल बच्चे क्या करते हैं बेटा, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन 2025-26 जो सेशन है बेटा, इसके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस बार आपको बेटा किस पे फोकस करना है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, याद रखना बेटा सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि आप लास्ट में लगाते हो उसको बहुत अच्छे से लगाना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे।
क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ आइडिया दिया कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, प्लस एनसीईआरटी के अंदर से और कुछ आपकी रेफरेंस बुक को ले लीजिएगा बेटा। एनसीईआरटी के अलावा जिसको एनसीईआरटी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया दिया होता है बेटा, तो कुछ रेफरेंस बुक भी आप ले लेना। उनके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और पीवाईक्यूज आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा कि हो सकता है सीबीएसई के अंदर आने वाले सालों में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का क्रेज कम हो जाए, ठीक है। हो सकता है सीबीएसई इनको क्या कर दे, कम कर दे और एमसीक्यू का वेटेज बढ़ा दे। ऐसा सुनने में आ रहा है बेटा कि सीबीएसई क्या कर सकती है बेटा, आने वाले सालों में जो एमसीक्यूज हैं उनका वेटेज कर सकती है 70%। टोटल पेपर का 70% बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। अब ये आपके इसी एग्जामिनेशन से होगा, अगले से होगा, ये बेटा सीबीएसई ने अभी क्लियर नहीं किया, लेकिन इतना जरूर क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर पेपर का लेवल बढ़ेगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटा अपना लेवल बढ़ा लीजिए, पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान दीजिए। और बेटा हमारे इस YouTube चैनल पर आपको एनसीईआरटी का सारा कंटेंट मिलेगा। एनसीईआरटी के साथ साथ बेटा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज की सीरीज भी आएंगी हमारी। तो आप इन सभी का बेनिफिट लेने के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ के साथ बेटा रेगुलर अपडेट लेने के लिए सीबीएसई से जुड़ी कि क्या सीबीएसई हर साल नई अपडेट करता है, कब कब नई नई अपडेट आती है एग्जामिनेशन को लेकर, उनके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर अपडेट आती रहेगी ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बेटा अपनी पढ़ाई में लग जाइए और मन लगा के पढ़िए। 2025 और 26 का बोर्ड एग्जामिनेशन भले ही आप पहली बार दोगे 2 फेजेस में, लेकिन आप अच्छा दोगे, हमें भरोसा है आपके ऊपर और आप भी अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल के साथ और स्ट्रेटेजीज के साथ कि किस तरीके से आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो अपने सिलेबस को पूरा करने का और रिवीजन को करने का। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।